उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम योगी भी पहुंचे, एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअल जुड़े। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, खराब मौसम के चलते केदारनाथ दौरा रद्द, कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी। 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड में पीएम का दौरे की तैयारी में जुटी बीजेपी, जनसभा में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी। जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब सुधरेगी सूरत, केंद्र से मिला 1578.6 करोड़ का राहत पैकेज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। राहुल गांधी के अभद्र पोस्टर को लेकर कांग्रेस में उबाल, कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा का पुतला दहन, जमकर मचाया बवाल। और हरिद्वार में डेंगू का डंक हुआ बेकाबू, 500 तक पहुंचा आंकड़ा, 24 घंटों के अंदर 10 मरीजों में हुई डेंगू की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बड़े नेताओं के राज्य के दौरे तेज हो रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड में रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इसी को देखते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जबकि 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड भ्रमण से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है। पीएम मोदी नारायण आश्रम के साथ मायावती आश्रम और जागेश्वर धाम भी जाएंगे। वह यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से निश्चित तौर पर कुमाऊं की पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम से अपनी कुमाऊं यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के बाद आईटीबीपी के जवानों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोहाघाट में मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा मुख्यालय में भाजपा सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमों को संबोधित करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया, आईटी सेल और 7 मोर्चों के सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें लेंगे। पार्टी ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा आज उत्तराखंड में है। और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम, सभी 7 मोर्चों की मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में उनके द्वारा हमारी जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन प्राप्त मिलने वाला है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तर की तैयारी चल रही है, उसकी भी समीक्षा भी करेंगे। कि देश में जहां होम मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है वहां नहीं जाते। इनके ध्यान में केवल और केवल चुनाव है। मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ हुआ, जो स्टूडेंट लीडर्स के साथ हुआ, जो पत्रकारों ने दिखाया है, वो निश्चित ही देश को चिंता में डालने वाला है। ऐसा जघन्य अपराध तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ कि 100 स्त्रियों को निर्वस्त्र किया जाए, उनको मारा जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री वहाँ नहीं है। होम मिनिस्टर ने भी उस आग को ठंडा करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। नहीं तो 3 महीने 4 महीने तक कोई राज्य ऐसे जलते हुए नहीं रह सकता। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यही कहना है, पूरा हिंदुस्तान आज मणिपुर की घटना की वजह से तकलीफ में है। आपकी आवश्यकता मणिपुर में है। उत्तराखंड को छोड़िए और मणिपुर का रुख कीजिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा साथ मिल रहा है। इससे साफ है कि भाजपा 2024 के चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस की तैयारी कुछ खास नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि 24 का दंगल किसके लिए मंगल साबित होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर की बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधायक पार्वती दास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट करने बागेश्वर पहुंची। बागेश्वर पहुंचकर विधायक पार्वती दास का मीडिया से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर के विकास का संकल्प लिया है। बागेश्वर के प्रमुख मांगों में खेल स्टेडियम और 200 बेड का अस्पताल के निर्माण और नगर क्षेत्र में सीवर लाइन की प्रमुख ये समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री धामी जल्द ही बागेश्वर की इन समस्याओं को अमल में लाएंगे और लोकल फॉर वोकल के तहत बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर से जो भी खड़ंजे, नाले, धारे बनाने के प्रस्ताव आएंगे उन पर अमल किया जाएगा। क्षेत्र का विकास हमारे पिताजी ने अपने समय पर काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को आगे रखने का प्रयास किया है। आज बागेश्वर विधानसभा को आज अग्रणी विधानसभा के रूप में पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है। और आप जानते हैं कि जिसका बार बार जनता ने उनके कार्य पर बार बार मोहर लगा के और साबित किया है कि उन्होंने जनता के हित में हमेशा कार्य किया है। और माताजी को जिता करके इस विधानसभा से भेजने का भी जनता का यही निर्णय था, यही आकांक्षा थी कि इस क्षेत्र को जिस तरीके से चंदन राम दास जी ने आगे बढ़ाया उसी को हमारी माताजी भी आगे बढ़ाएंगी। उनके पद चिन्हों पर चल के हम जनता के सुख दुख में शरीक होकर के, जनता के बीच में रह करके जन समस्याओं को हर तरीके से आगे उनको पूर्ण करने का काम करेंगे, ताकि जनता में यह विश्वास जागे कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय उनके द्वारा लिया। करेंगे अगली खबर का। बनभूलपुरा क्षेत्र के आजाद नगर लाइन में मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद में 2 समुदायों के बीच मारपीट में विवाद बदल गया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चले, कई वाहन इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को संभाला और गांधीनगर के कुछ युवक 11:45 के आसपास बाइकों से लाइन की एक दुकान पर बर्थडे केक लेने पहुंचे थे। दुकान बंद होने पर युवक गाली गलौज करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उनको टोका तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मौके पर जमा लोगों ने बाइक सवारों को जमकर पीटा और भगा दिया। थोड़ी देर बाद कई युवक
वहां पहुंचे और पथराव करने लगे। दूसरे पक्ष से भी जवाबी पथराव हुआ। सूचना पर एसपी सिटी हरवंश सिंह, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा। साथ ही बर्थडे केक लेने पहुंचे युवाओं की इस हरकत ने देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव का माहौल तैयार कर दिया। कल रात्रि जो है एक पक्ष मनपुरपुरा क्षेत्र में बेकरी में केक लेने गया था और उसी दौरान उनके द्वारा वहां पे थोड़ा शोर शराबा किया गया। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रात्रि में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहां पहुंच के मामले को शांत करा दिया। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। इकबाल की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 2 नामजद हैं, अन्य जो है उसमें अज्ञात में आरोपी बनाए गए हैं। विवेचना चल रही है अभी और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा नेताओं द्वारा रावण बताए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। लक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी और युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोनू वर्मा ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई हुई है, इसलिए राहुल गांधी को रावण का अवतार बता रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा देश में जातिवाद और धर्मवाद का जहर फैलाकर माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल फेल है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं कराया। अब इस कहीं भी इनका कोई सिक्का नहीं चल रहा। हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गए। इससे ये सरकार बिल्कुल फेल है। अब ये पार्टी को आपस में उसका मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उसमें जो उन्होंने किया है ये दर्दनाक है, बहुत दुखनीय है। सरकार जानने वाली है, जनता में नाराजगी है, आक्रोश है। कभी गैस का दाम बढ़ाते हैं और कभी गैस का दाम घटाते हैं। ऐसी हालत कर दी है जैसे सर्कस के जोकर की होती है। देश के साथ बहुत संवेदनहीनता बरत रही है मोदी सरकार। अगली खबर रुड़की से है। शहर और देहात क्षेत्रों में कई पटाखे की दुकानें आबादी और इलाकों में संचालित हो रही हैं। 1 महीने बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है और कई दुकानदार पटाखों का अवैध भंडारण करते नजर आ रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं पिछले साल रुड़की में आबादी वाले इलाके में एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ पिरान में भी हादसा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने सभी थानों, फायर स्टेशनों और को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पटाखों के अवैध भंडारण बिक्री के संबंध में जानकारी रखें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि इस तरह की गतिविधियां यदि आपके मोहल्ले या पड़ोस में हो रही हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे हादसों को रोका जा सके। फायर स्टेशनों को और उनके अधिकारी कर्मचारी गणों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखें। साथ ही संबंधित थाने को भी ये निर्देशित किया गया है कि वे इस दृष्टि से अतिरिक्त सतर्कता बरतें और जहां कहीं भी कोई वैल्यूएबल इनपुट मिलता है उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरे लोग इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना करें। निवारक प्रिवेंटिव की कार्रवाइयाँ पहले से अमल में लाई जाएँ। साथ ही आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे इस तरह की किसी भी सूचना को अगर वे स्वयं आगे नहीं आना चाहते तो अपना नाम और अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचित करें। उनकी पहचान उजागर ना होने देना हमारा प्राथमिक दायित्व है और यह पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा। जनहित में जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है वो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कोई अवैध विस्फोटकों के, पटाखों के भंडारण की कोई अगर सूचना है तो पुलिस से अवश्य साझा करें, इसमें सभी का हित है। बात अगली खबर की। हल्द्वानी के वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया है कि कैसे प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता प्राधिकरण को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा गया है।
हालांकि उनकी शिकायत के बाद अब प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। मामला हल्द्वानी के तिकोनिया ठंडी सड़क क्षेत्र का है, जहां अशोक पाल नाम के पूंजीपति व्यापारी द्वारा बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जिसका नक्शा भी पास नहीं किया गया। बाद में कंपाउंडिंग के नाम पर खेल शुरू हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता मनोज अधिकारी द्वारा पूंजीपति व्यापारी के साथ 60 काटकर केवल 24 लाख रुपए कंपाउंडिंग की फीस रखी गई, जिस पर उनको शक हुआ तो उन्होंने आरटीआई से सारे दस्तावेज मांगने के बाद जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में जांच की, जिसमें पाया गया कि बहुमंजिला इमारत के कंपाउंडिंग की रकम बहुत कम आंकी गई है। इसके पश्चात 1,73,54,984 की धनराशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया, साथ ही बिल्डिंग भी सील कर दी गई। आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो राज्य के राज्यकोष में अपने स्वार्थ के लिए करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। वहीं डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मेरे संज्ञान में आई थी कि इसमें पूर्व में जांच हुई थी, जिसके कुछ अनियमितताएं सिद्ध हुई थी, तो उसकी पत्रावली का हम परीक्षण कर रहे हैं संबंधित अधिकारी पर। यदि पूर्व में कोई कार्रवाई हुई है या प्रस्तावित की गई है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। किस वजह से वो पेंडिंग पड़ी हुई है उसका भी हम लोग संज्ञान लेंगे। अगर उसमें जांच कंप्लीट नहीं हुई है और कोई प्रक्रिया अभी विचाराधीन है तो उसको भी दिखवाकर आगे बढ़ाएंगे। मैं एक हमारे हल्द्वानी में तिकोनिया में ठंडी रोड के क्षेत्र में एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, अशोक पाल जी का बनी है। ये राजनीतिक और पूंजीपति व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। तो इनकी बिल्डिंग बनी थी, तो उसके एक कंपाउंडिंग का नक्शा पास कराने के लिए उन्होंने प्राधिकरण में आवेदन किया था। तो तत्कालीन जो कनिष्ठ अभियंता थे मनोज अधिकारी जी, तो उन्होंने जो उसका शुल्क निर्धारित किया तो लगभग 24 लाख रुपए के लगभग उन्होंने शुल्क इसका निकाला, तो उसमें जमा कर दिया और नक्शा पास हो गया। तो मुझे उसमें कुछ अनियमितता लगी और उसके बाद मैंने आरटीआई से सारे दस्तावेज मांगे। तो जब दस्तावेजों का मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बहुत कम फीस है, तो मैंने उसकी एक कंप्लेंट डीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दोनों को दी कि ये कम है और इसको नियमानुसार इनकी पुनः से आप कैलकुलेट करिए। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां एक निजी होटल में रोशनी सोसाइटी की ओर से 94वीं रीजनल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ आने वाली चुनौतियां और उनके विकास को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सोसाइटी की अध्यक्षा शिवानी पाल ने कहा कि मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के लिए तमाम तरह के गैजेट्स हैं और कई तकनीकी हैं, जिससे काफी हद तक ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। वहीं तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है। इस मीट में नॉर्थ जोन के तमाम शहरों से ऐसे बच्चों के अभिभावक यहां पहुंचे हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। देखिए, रोशनी सोसाइटी द्वारा ये रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित की गई है, जो कि परिवार और निपिड जो एक सरकारी संस्था है। परिवार एक पेरेंट्स कोफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो परिवार में लगभग 300 से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि हम भी एक पार्ट हैं। और ये निपिड के सहयोग से परिवार साल में 10 रीजनल पेरेंट्स मीट आयोजित करता है। अगर हम उत्तराखंड के अंदर बात करें तो इस समय जो कल्याणम सोसाइटी है वो हर प्रतिदिन जो है बच्चों को कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है। आज हमारे समक्ष परिवार एनजीओ की तरफ से भी यहाँ पर एक पेरेंट्स टीचर मीट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमें बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं वो जो हमको बता रहे हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स देश के कोने कोने से आए हैं और उन सब के अनुभव अपने बच्चों के साथ बहुत भिन्न भिन्न है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के सैनिकों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना ठीक प्रकार से लागू ना करके सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद OROP 2 लागू किया गया, जिसमें JCO जवानों की पैरिटी को कम कर दिया गया, उनकी पे को कम कर दिया गया, जिससे उनकी पेंशन भी कम हो गई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान अग्निपथ योजना
को लाकर सरकार ने किया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को केवल 4 साल तक ही सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन को हटाकर इम्पेयरमेंट रिलीफ कर दिया गया है और इसमें केवल उन्हीं को रिलीफ मिलेगा जिन्होंने सेना में 10 साल की नौकरी की है। इसका सीधा मतलब है कि अग्निवीर के जवानों को इस योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। आज उस 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू नहीं किया, वो एक वन टाइम एनहेंसमेंट हो गई। उसके बाद इन्होंने OROP 2 लागू किया, जिसमें JCO जवानों के पैरिटी को कम कर दिया, उनकी पे कम कर दी और उससे पेंशन कम कर दी, तो उससे उनका नुकसान हुआ। बॉर्डर्स 2 लगते हैं, गोरखा रेजिमेंट है, ये सारे लोगों के जो फीडिंग ग्राउंड है, जो रिक्रूटमेंट होती थी, वो हमारे गढ़वाल के गली कूचे, गांव, कस्बे, हर जगह से, नुक्कड़ से, हर जगह से होती थी। अगली खबर देहरादून से है, जहां दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते दिन इमरजेंसी में आई एक बच्ची की मौत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर अस्पताल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें डॉक्टर व स्टाफ और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके तहत मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट देना व मरीजों और उनके परिजनों से बेहतर समन्वय बनाया जा सके। अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इसमें इंटर्न स्टूडेंट, PG स्टूडेंट और नॉन PG JR को भी शामिल किया गया है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं और हमारे PG स्टूडेंट हैं, प्लस नॉन PG JRs हैं। तो इनको समय इनके एक टीचिंग शेड्यूल रहता है। उसके अलावा हम लोग को पिछले कुछ घटनाओं देखते हुए एक नीड महसूस हुई है कि इसमें हम उन लोग को डॉक्यूमेंटेशन और एक इमरजेंसी मरीज को शुरुआत कैसे करें, ये सब जानते हैं पहले ट्रेनिंग के, लेकिन बार बार इसको रेनफोर्स करने के लिए इस तरह की टीचिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, जिसमें सभी सीनियर डॉक्टर पार्टिसिपेट करेंगे और सभी जूनियर डॉक्टर को आना अनिवार्य रहेगा। और इसमें हम लोग उनको एक गंभीर मरीज को किस तरह से शुरुआत करें और आखिर में हम किस तरह से, अगर हमारे पास कुछ लिमिटेशन हैं तो वो किस तरह मैनेज किया जा सकती हैं, तो इस तरह की बारीकियों से उनको एक जानकारी दी जाएगी। अब बात अगली खबर की। अगली खबर रामनगर से है, जहां देर रात रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम किशनपुर छोई क्षेत्र में एक ग्रामीण के छप्पर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद परिजनों व आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। कल रात 2:11 पे MDT में सूचना आई थी कि किशनपुर छोई में छप्पर में आग लगी है। तो तत्काल प्रभाव से एक बड़ी गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि उनका छप्पर, जिसमें भूसा था, एक कट्टा खाद का रखा था, बराबर में उसके 3 साइड पड़ा था जिसमें जानवर बंधे थे, लेकिन वो जानवर पहले उन्होंने निकाल लिए थे। उसके ऊपर पुआल थी, उसमें भी लगी थी। तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे आग को बुझाकर वापस आए। सर, नुकसान का क्या है? नुकसान ज़्यादा नहीं है, बस भूसा थोड़ा सा और वो छप्पर जो जला है, एक कट्टा खाद जला है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।